मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 6 फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 2 में स्टार्ट किया था, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ फिश न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, जिसमें हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ फिश न्यूट्रिशन फर्स्ट वाली स्लाइड में, और सेकेंड स्लाइड में हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल फीड्स एंड देयर कंपोजिशन। तो आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल फूड। तो इसमें भी हमारा थोड़ा सा टॉपिक हो गया था, जिसमें हमने फूड ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन, फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन पढ़ लिया था। फूड ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन में हमने वेजिटेबल्स से जो फूड बनाया जाता है उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें सोया, लूपिन, सीरियल्स, मेज़, इस तरीके से मतलब उनसे उस वेजिटेबल से हमने फूड कैसे बनाते हैं ये हमने पढ़ा था। और फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन में एनिमल का यूज़ करके किस तरीके से फ़िश फूड बनाया जाता है ये हमने पढ़ा, ठीक है। अभी हम लोग इस स्लाइड में ड्राई कॉन्सेंट्रेट से स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरा जो टॉपिक है ये इस पीपीटी में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ड्राई कॉन्सेंट्रेट्स। Nowadays, dry concentrate food is used in fish farming. तो फिश फार्मिंग के लिए आजकल ड्राई फूड का यूज़ किया जाता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इजी होता है और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फ़िश के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। उसमें बराबर लेवल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब का ध्यान रखते हुए ये फूड बनाया जाता है। तो ये फूड आजकल बहुत यूज़ होता है। इट इज़ पॉपुलर फूड फॉर कैटल एंड पोल्ट्री। तो कैटल और पोल्ट्री के लिए भी ये फूड बनाया जाता है। तो ये ड्राई फूड होता है, जैसे आपने देखा होगा डॉग फूड्स भी आजकल आते हैं मार्केट में। तो अभी हम लोग फ़िश फूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस तरीके का ड्राई फूड मार्केट में अवेलेबल होता है। Dry concentrated food is prepared for fishes as per the rules and method of preparation for cattle and poultry. तो जो कैटल और पोल्ट्री के लिए फूड बनाया जाता है तो उनका एक मेथड होता है प्रिपरेशन का, तो उस हिसाब से ये ड्राई कॉन्सेंट्रेटेड फूड बनाया जाता है। Many manufacturing companies are producing such type of food for fishes according to the species and stages of fishes. तो बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ हैं जो ये फूड प्रिपेयर करती है, प्रोड्यूस करती है अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज़। जैसी स्पीशीज़ है उस हिसाब से फूड बनाया जाता है। फ़िश की स्पीशीज़, कौन सी फ़िश कौन सा फूड खाती है, कुछ फ़िशेस वेजिटेबल ओरिजिन का फूड खाती है, कुछ फ़िशेस एनिमल ओरिजिन का फूड खाती है। तो ओमनीवरस फिशेस होती है, कार्निवरस फिशेस होती है और हर्बीवरस फिशेस होती है। तो उनके हिसाब से ये फूड बनाया जाता है। एंड स्टेजेस ऑफ फिश, तो जैसी जैसी फ़िश की स्टेज होती है, जैसे स्पॉन है, फ्राई है, फिंगरलिंग है, उसके बाद अडल्ट स्टेज आती है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो स्टेजेस होती है उनको ध्यान में रखते हुए ये फूड बनाया जाता है। द मेन प्रिंसिपल्स बिहाइंड टू मैन्युफैक्चर ड्राई कॉन्सेंट्रेटेड फूड आर एज फॉलो। तो ड्राई कॉन्सेंट्रेट फूड बनाने के लिए ये प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट, जब ड्राई कॉन्सेंट्रेट फूड बनाते हैं उससे क्या होता है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत इजी हो जाता है। टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई, तो इस फूड का रेगुलर सप्लाई हम लोग मैकेनिकली भी कर सकते हैं कि इस टाइम पे इतना फूड फिशेस को देना है। ईजी स्टोरेज के लिए भी ये फूड ईजी होता है। टू यूज़ ऑटोमेटिक फूड डिस्पेंसर, तो ऑटोमेटिक फूड डिस्पेंसर मशीन्स होती हैं, तो अपने आप उसमें फूड जो है फिलअप करके रखते हैं और अपने आप वो सुबह शाम कितना क्वांटिटी डालना है ये हम डिसाइड करते हैं, वो अपने आप वो डिस्पेंसर फूड डिस्पेंस कर देता है। In North America and Western Europe, this food is used from 1960.
तो नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप में ये फूड 1960 से यूज़ किया जा रहा है। ड्राई कॉन्सेंट्रेट्स कॉल फॉर अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। तो ड्राई कॉन्सेंट्रेट फूड जो है बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट से मिलके बनता है। देयर इज़ अ डिमांड फॉर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर विच सेटिस्फाई ऑल द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ फिश एट वेरियस स्टेजेस ऑफ रियरिंग। तो और इसकी डिमांड बढ़ गई है कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जिसमें सब कुछ रहेगा, प्रोटीन भी रहेगा, कार्बोहाइड्रेट भी रहेगा, तो सब कुछ उसमें मिनरल्स रहेंगे, तो ये सब उस फूड में मिक्सचर मिलाया जाता है। तो जैसी रिक्वायरमेंट है फ़िश की, जैसी फिश स्टेज है, वेरियस स्टेजेस के हिसाब से जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फूड बनाया जाता है। फूड कन्वर्शन रेट ऑफ ड्राई कॉन्सेंट्रेट फूड इज़ फ्रॉम 1 to 2.5 और फूड कन्वर्सेशन रेट कितना है उसका 1 to 2.5। नेक्स्ट है ingredients for carp feeding. Ingredients for carp feed. Artificial food for Indian major carp and exotic carp includes following ingredients. तो जो फूड बनाया जाता है, आर्टिफिशियल फूड जो बनाया जाता है वो इन सब इंग्रेडिएंट्स से मिला के बनाया जाता है। फर्स्ट इज़ पाउडर्ड अलगी, स्पिरुलिना जिसे कहते हैं, एक्वेटिक वीड्स, ग्रासेस, लिग्यूम्स, फॉलिएज एंड सीड्स। ग्रासेस अलग अलग प्रकार की, लिग्यूम्स मीन्स पी फैमिली, मतलब पी फैमिली की ये एक प्लांट होती है, और फॉलिएज मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स एंड सीड्स। तो इनसे मिलकर भी फूड बनाया जाता है, आर्टिफिशियल फूड। ऑयल केक्स किसके किसके बनाए जाते हैं? ग्राउंड नट, कोकोनट, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। तो जब ऑयल इनमें से निकाल दिया जाता है तो जो लास्ट में बचता है उसको क्या कहते हैं? ऑयल केक। तो ये अलग अलग जिसमें से ऑयल निकलता है उससे बनाए जाते हैं। ब्रान, राइस एंड वीट मीन्स जो भूसा होता है, ठीक है, ब्रान मीन्स, तो राइस और वीट का जो ब्रान होता है वो भी यूज़ किया जाता है। वीट फ्लोर, ब्रोकन राइस एंड रोस्टेड ग्रेन पाउडर। और क्या यूज़ किया जाता है? वीट फ्लोर, ब्रोकन राइस एंड रोस्टेड ग्रेन पाउडर। नेक्स्ट इज कैटल ब्लड, मीट मील एंड इंसेक्ट प्यूपे। और आर्टिफिशियल फूड बनाने के लिए कैटल ब्लड भी यूज़ किया जाता है, मीट मील भी यूज़ किया जाता है, और इंसेक्ट के जो प्यूपे होते हैं, ठीक है, वो भी यूज़ किए जाते हैं। तो जो कार्निवरस फिश होती है उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है, और जो हर्बीवरस फिशेस होती है उनके लिए प्लांट ओरिजिन से फूड बनाया जाता है। नेक्स्ट इज पोल्ट्री एंड मिल्क बाय प्रोडक्ट भी यूज़ किए जाते हैं। फ्रेश फिश सीलेज एंड फिश मील। तो फ्रेश फिश का भी यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल फूड बनाने के लिए। और फिश सीलेज मीन्स लिक्विड प्रोडक्ट ऑफ फिश का ही यूज़ करके उसके लिक्विड प्रोडक्ट बनाना बाय एडिंग एसिड। एंड फिश मील का भी यूज़ किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फीड इज़ बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी दैन द न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो ये जो इंग्रेडिएंट का सिलेक्शन होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है कि अवेलेबिलिटी कैसी है, क्या अवेलेबल है, उससे मिलकर ही ये फूड बनाया जाता है, और बाद में न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखा जाता है। मीन्स पहले प्रेफरेंस अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट को रहती है। For Indian major carp, rice bran and oil cake in 1:1 is the best artificial food for spawn and fry. तो इंडियन मेजर कार्प के जो स्पॉन एंड फ्राई होते हैं उनके लिए बेस्ट फूड क्या बताया गया है? राइस ब्रान एंड ऑयल केक। और उसका रेशियो कैसे रहेगा? 1:1 मीन्स 1 kg अगर राइस ब्रान लेते हैं तो 1 kg ऑयल केक लिया जाएगा। प्रोटीन 50% एंड कार्बोहाइड्रेट 30% इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू फिंगरलिंग एंड अडल्ट। तो फिंगरलिंग और जो अडल्ट होती है इंडियन मेजर कार्ब्स के, उनके लिए जो फूड प्रिपेयर होता है वो कैसे बना जाता है? प्रोटीन 50% एंड कार्बोहाइड्रेट 30%।
For protein components, a combination of notonectids, small prawn, pulses are recommended. तो प्रोटीन कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन अगर बनाना है फिश फूड के लिए तो कैसे बनाया जाता है? नोटोनेक्टिस मीन्स जो एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको कैसे, एक्वेटिक इंसेक्ट को बोला गया है यहाँ पे नोटोनेक्टिड्स। तो जो हमको लेना है 5 पार्ट्स, फिर स्मॉल प्रॉन हमको लेना है 3 पार्ट्स और पल्सेस हमको लेना है 2 पार्ट्स। तो ऐसे करके हम लोग फिश फूड जो प्रोटीन से बना हुआ होता है, मीन्स जिसमें प्रोटीन होता है, ऐसा फूड हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। आर्टिफिशियल फीड में ड्राई, मॉइस्ट और वेट। इट मे बी फ्लोटिंग, नॉन फ्लोटिंग और इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्युलर, क्रम्बल्स, बॉल्स, केक्स फ्लेक्स, पेलेट्स और इवन मैश एंड पेस्ट। तो आर्टिफिशियल फीड कैसा हो सकता है? ड्राई हो सकता है, मॉइस्ट हो सकता है, वेट भी हो सकता है। इट में भी फ्लोटिंग, या फिर वो फ्लोट करने वाला भी हो सकता है वाटर सरफेस पे, या फिर नॉन फ्लोटिंग हो सकता है, मीन्स जब हम लोग फूड डाल रहे हैं हमारे पॉन्ड में तो वो जो फूड है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा। और इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल, और उसका जो फॉर्म है वो ग्रैन्यूल फॉर्म में भी हो सकता है, क्रम्बल्स भी हो सकते हैं, बॉल्स भी हो सकते हैं, केक्स भी हो सकते हैं, फ्लेक्स हो सकते हैं और पेलेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, और इवन मैश एंड पेस्ट। तो पेस्ट और मैश फॉर्म में भी हो सकता है। तो किस तरीका, कैसे भी हम आर्टिफिशियल फूड बना सकते हैं, उसका फॉर्म कैसा भी हो सकता है। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल फूड। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल फूड। प्रिपरेशन ऑफ फ्रेश फूड ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन इज़ वेरी सिंपल। तो अगर हम लोग फ्रेश फूड बनाते हैं वेजिटेबल ओरिजिन का, वो बहुत ही सिंपल है। फूड आइटम आर ग्राउंड, सोक्ड, ड्राइड और कुक्ड। इन मैनी केसेस फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रिपरेशन। तो जब हम लोग वेजिटेबल ओरिजिन का फूड बनाते हैं तब जो फूड आइटम होते हैं उसको हम लोग ग्राउंड कर सकते हैं, सोक कर सकते हैं, ड्राई भी कर सकते हैं और उसको पका भी सकते हैं। इन मैनी केसेस फूड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रिपरेशन। तो बहुत सारे केस में हम जैसा फूड है वैसे ही दे देते हैं, उसको कुछ प्रिपेयर नहीं करते हैं। इफ़ फूड ग्रेन्स आर लार्ज इन साइज देन दे आर ग्राइंड। तो अगर फूड ग्रेन्स अगर बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो उसको ग्राइंड किया जाता है। अदरवाइज दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज इट इज़। या फिर अगर छोटी साइज़ है तो उसको वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फूड ग्रेन्स आर ऑल्सो सोक्ड विथ वाटर टू स्टॉप फ्लोटिंग देम ऑन वाटर सरफेस। तो जब हम लोग ग्रेन्स फिश को देते हैं, फूड ग्रेन्स, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? सोक करते हैं वाटर में, जिससे क्या होगा, जो सरफेस है वाटर का उस पर वो फ्लोट नहीं करेंगे और बॉटम में सेटल हो जाएंगे। ड्राइंग इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इट लोअर्स फूड कन्वर्शन रेट। तो ड्राइंग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं किया जाता है, फूड को ड्राई करके नहीं दिया जाता फिश को, क्योंकि उसमें जो फूड कन्वर्शन रेट है वो बहुत कम हो जाता है। तो जो हमने ड्राई कॉन्सेंट्रेट फूड देखा उसमें भी कन्वर्शन रेट था 1 to 2.5। तो इसीलिए ड्राई नहीं किया जाता है ज़्यादातर। कुकिंग इज़ एडवाइसेबल टू स्टॉप द डिकम्पोजिशन ऑफ सर्टन एनिमल एंड वेजिटेबल मटेरियल। तो कुकिंग अच्छा होता है, कुकिंग की एडवाइस दी जाती है ताकि जो हम मटेरियल डाल रहे हैं एनिमल ओरिजिन या फिर वेजिटेबल ओरिजिन का, वो डिकम्पोज ना हो, ठीक है, सड़े ना। फॉर एनिमल फूड कुकिंग इज़ नेसेसरी। तो एनिमल फूड जब हम लोग एनिमल्स जब हम लोग फूड बनाते हैं तो कुकिंग ज़रूरी होता है। तो एनिमल ओरिजिन का फूड जब होता है तब कुकिंग करके ही हम फिश फूड बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है? अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल फूड इज़ रिक्वायर्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला सच एज। तो आर्टिफिशियल फूड कितना लग रहा है ये हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि है अमाउंट ऑफ फूड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड पर हेक्टर इज इक्वल टू ग्रोथ पर हेक्टर ड्यू टू आर्टिफिशियल फूड इनटू फूड कन्वर्शन रेट। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं आर्टिफिशियल फूड कितना लगेगा।
This can be calculated as follow. For example, natural production from 1 hectare pond with artificial food lupin is 200 kg per hectare per year. तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है नेचुरल प्रोडक्शन 1 हेक्टर में कितना हो रहा है विद आर्टिफिशियल फूड अगर हम लोग 200 kg पर हेक्टर पर ईयर दे रहे हैं तो प्रोडक्शन ड्यू टू आर्टिफिशियल फीड इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस अ टाइम ऑफ नेचुरल प्रोडक्शन। तो नेचुरल जब हम लोग आर्टिफिशियल फीड दे रहे हैं तब हमको क्या मिलता है, डबल प्रोडक्शन मिलता है, ट्वाइस अ टाइम मिलता है। फूड कन्वर्शन रेट ऑफ ल्यूपिन इज़ 4 देन टोटल प्रोडक्शन पर हेक्टर विल बी। फूड कन्वर्शन रेट कितना है लुपिन का, 4 है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना होगा ये हम अभी कैलकुलेट करते हैं। नेचुरल प्रोडक्शन, तो टोटल प्रोडक्शन पर हेक्टर इज इक्वल टू नेचुरल प्रोडक्शन इंटू प्रोडक्शन इंक्रीज बाय आर्टिफिशियल फूड इंटू वाटर स्प्रेड एरिया। तो कितना होगा, नेचुरल प्रोडक्शन हमारा कितना है 200 है। देखो यहाँ पे जब हम लोग आर्टिफिशियल फीड दे रहे हैं तो ये ट्वाइस हो जा रहा है, तो इसको इंटू 2 करेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज बाय आर्टिफिशियल फूड। उसके बाद है वाटर स्प्रेड एरिया कितना है, तो हम लोग अभी 1 हेक्टर की बात कर रहे हैं, तो 1 हेक्टर वाटर स्प्रेड एरिया है, तो ठीक है, तो कितना होगा 400। इसका आंसर कितना आएगा 400 kg पर हेक्टर पर ईयर। अमाउंट ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूटेड पर हेक्टर इज इक्वल टू ग्रोथ पर नेचुरल फूड ड्यू टू इंटू फूड कन्वर्शन रेट टू आर्टिफिशियल फीडिंग, सॉरी ग्रोथ पर नेचुरल तो यहाँ पे होगा अमाउंट ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूटेड पर हेक्टर एरिया इज इक्वल टू ग्रोथ पर नेचुरल फूड ग्रोथ पर हेक्टर ड्यू टू आर्टिफिशियल फीडिंग इनटू फूड कन्वर्शन रेट, नेचुरल फूड कन्वर्शन रेट। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रोथ पर हेक्टर ड्यू टू आर्टिफिशियल फीडिंग हमारा कितना निकला 400 kg, फिर नेचुरल फूड कन्वर्शन रेट कितना है 4, तो यहाँ पे इंटू चाहिए। ठीक है, 400 इंटू 4 मीन्स 400 kg इंटू 4 इज इक्वल टू 1600 kg पर हेक्टर। तो देखिए ये लिखा है इस तरीके से, ग्रोथ पर हेक्टर ड्यू टू आर्टिफिशियल फीडिंग and natural food conversion rate. After calculation how much food is required per year, then it is distributed according to the size and weight of the fish stock. तो अभी हमने कैलकुलेशन किया, उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, कितना फूड 1 ईयर में हमको रिक्वायर्ड है वो निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज एंड वेट ऑफ द फिश स्टॉक। तो हमने फिश जो स्टॉक की है पॉन्ड में उनका साइज़ और वेट कैसा है ये देखते हुए हम लोग 1 ईयर के लिए कितना फूड हमको लगेगा ये हम निकाल सकते हैं। अ फीडिंग शेड्यूल शुड बी प्रिपेयर इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट द फूड प्रॉपरली। तो फूड हमको अगर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए हमको एक शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा। द एम ऑफ प्रिपेयरिंग द शेड्यूल इज़ टू डिटरमाइन द क्वांटिटीज़ ऑफ फूड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मंथली टिल हार्वेस्टेड। तो जब तक हम लोग फिश हार्वेस्ट नहीं करते उस टाइम तक हमको कितना फूड लगेगा, ठीक है, कितना फूड हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये हम लोग निकालेंगे। तो ये शेड्यूल बनाने से हमको क्या पता चलता है कि हमको कितना फूड लगने वाला है जब तक हम लोग फिश हार्वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर फूड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द गाइडलाइंस गिवन बिलो। क्वांटिटी ऑफ फूड गिवन शुड बी कंज्यूम बाय फिश बिफोर द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हम लोग ये गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं
कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए फूड का। तो क्वांटिटी ऑफ फूड गिवन शुड बी कंज्यूम बाय फिश बिफोर द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम लोग अगर फूड दे रहे हैं तो हम जब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फूड समझो हम शाम को करेंगे या फिर नेक्स्ट डे करेंगे, तो क्या होगा, वो फिश ने जितना हमने पहले फूड दिया है वो कंज्यूम कर लेना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इन मॉर्निंग आवर्स, तो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ने मॉर्निंग आवर्स में करना है। डू नॉट स्प्रेड आउट फूड ओवर द होल सरफेस ऑफ पॉन्ड, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट सिलेक्टेड स्पॉट। तो फूड को हमको स्प्रेड नहीं करना है पूरे सरफेस पे, हमको एक सिलेक्टेड स्पॉट पे फूड इंट्रोड्यूस करना है। सिलेक्टेड स्पॉट शुड बी क्लीन एंड 2 to 3 feet इन डेप्थ फ्रॉम द सरफेस। सिलेक्टेड स्पॉट क्लीन होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए और उसका जो वाटर लेवल है उसकी डेप्थ होनी चाहिए 2 to 3 feet फ्रॉम द सरफेस। बॉटम ऑफ द सिलेक्टेड स्पॉट शुड बी हार्ड एंड शुड नॉट बी मडी। तो बॉटम जो होती है सरफेस जो पानी है, ठीक है, उसका जो बॉटम है वो हार्ड होनी चाहिए, मडी नहीं होनी चाहिए, मीन्स मिट्टी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसमें। चेंज द प्लेस ऑफ द स्पॉट्स टाइम टू टाइम, तो हमको कुछ एक हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में स्पॉट चेंज करना है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का। इफ़ डिफरेंट फीडिंग मेथड आर यूज देन वेरिएशन इन मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली एंड नॉट सडनली। तो अगर हम डिफरेंट तरीके यूज़ कर रहे हैं फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के, तो हमको क्या करना चाहिए, एकदम सडनली वो चेंज नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स शुड बी गिवन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिजीज लाइक ड्रॉपसी। तो फिशेस में ये डिजीज़ पाई जाती है ड्रॉपसी, तो उसके लिए हमको एंटीबॉडीज़ देनी चाहिए फिशेस को, जिससे उन प्रिवेंशन होगा। एंटीबायोटिक्स शुड बी इक्वली शेयर्ड बिटवीन द सिलेक्टेड स्पॉट and should be repeated at least once every 3 days till complete recover of distance। तो एंटीबॉडीज़ जो है हमको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट शेयर करनी चाहिए और सिलेक्टेड स्पॉट जो है वहाँ पे हमको उसको रिपीटेडली डालना है, एटलीस्ट वंस एवरी 3 डे, 3 दिन में एक बार डालना है, जब तक कंप्लीट रिकवरी नहीं हो जाती, डिस्टेंस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। फूड में बी डिस्ट्रीब्यूटेड मैन्युअली और मैकेनिकली एज पर द वाटर स्प्रेड एरिया। तो फूड डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, हमको मैन्युअली कर सकते हैं या फिर मशीन के द्वारा हम लोग कर सकते हैं एज पर वाटर स्प्रेड एरिया। बोट्स विथ फूड आर टेकन टू द प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो बोट के द्वारा भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फूड। ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ फिशेस शुड चेक फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय ट्रायल नेटिंग विथ कास्ट नेट। तो बार बार हमको क्या करना है, ग्रोथ कैसे हो रही है और फिशेस की हेल्थ कैसी है ये हमको चेक करना है बाय ट्रायल नेटिंग, नेट के द्वारा या फिर कास्ट नेट का यूज़ करके हम टाइम टू टाइम ग्रोथ और हेल्थ फिशेस की चेक करना है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन फीडिंग एंड ग्रोथ। तो फीडिंग और जो ग्रोथ होती है हमारे फिश की, उस पर इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट होता है। वेरिएशन एंड फ्लक्चुएशन हैव बीन ऑब्जर्व इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर फिशेस। तो जो फूड अवेलेबिलिटी है किसी भी वाटर बॉडी की, उसमें क्या होते रहते हैं, वेरिएशन और फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। वेरिएशन हैज़ ऑल्सो अफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ फिश। तो ये वेरिएशन के कारण क्या होता है, उनके ग्रोथ पे अफेक्ट होता है। हर्बीवरस फिशेस हैव अबंडेंट सप्लाई ऑफ फूड ड्यूरिंग अप्रैल, मई एंड जून एंड पुअर सप्लाई ऑफ फूड ड्यूरिंग विंटर। जो हर्बीवरस फिशेस होती है तो उनके लिए जो फूड की अवेलेबिलिटी होती है वो अप्रैल, मई एंड जून में बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको अबंडेंस ऑफ फूड वहाँ पे मिलता है। बट पुअर सप्लाई ऑफ फूड ड्यूरिंग विंटर, बट जब विंटर का टाइम आता है तब उनको फूड कम मिलता है। अमॉन्ग द कार्निवरस फिशेस द मंथ लाइक जुलाई, अगस्त एंड दिसंबर आर द स्लैक मंथ्स। तो कार्निवरस फिशेस की अगर बात करें तो उनको जुलाई, अगस्त और दिसंबर में उनको फूड अच्छे से नहीं मिल पाता है। फॉर ओमनीवरस फिशेस फूड इज़ अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। तो जो ओमनीवरस फिशेस है, जो ऐसी फिशेस है जो कि प्लांट्स भी
कंज्यूम करती है और एनिमल्स भी कंज्यूम करती है। तो ऐसे जो फिशेस है उनके लिए जो फूड अवेलेबिलिटी है वो थ्रू आउट द ईयर उनको फूड अवेलेबल होता है। फीडिंग इंटेंसिटी ऑफ द फिश वेरीज विद द सीजन एंड इट इज़ रिलेटेड विद द मैच्योरिटी, स्पॉनिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आइटम। तो फीडिंग इंटेंसिटी जो होती है फिशेस की वो सीज़न टू सीज़न वेरी करती है, जैसे विथ रिलेशन विद इन रिलेशन विद मैच्योरिटी, स्पॉनिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आइटम। मीन्स जब मैच्योरिटी स्टेज आती है तो गोनाड्स जो होते हैं उनके वो डेवलप होते रहते हैं, तो उनको ज़्यादा फूड उनको चाहिए होता है, तो फिश ज़्यादा फूड कंज्यूम करती है। फीडिंग इंटेंसिटी ऑफ द मैच्योर फिश डिक्रीजेस ड्यूरिंग स्पॉनिंग सीजन। तो स्पॉनिंग सीजन जब होता है तब उनकी जो फीडिंग इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। आफ्टर स्पॉनिंग इट इंक्रीजेस। तो जब स्पॉनिंग हो जाता है, एग्स जब फिश एग्स ले करती है तब उसके बाद उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ड्यूरिंग द स्पॉनिंग पीरियड स्टमक इज आइदर एम्प्टी और ओनली 1/4 फुल। तो स्पॉनिंग पीरियड के टाइम पे उनका जो स्टमक होता है वो एम्प्टी होता है और 1/4 ही फुल होता है। दिस इज़ ड्यू टू कंसिडरेबल इंक्रीज इन साइज ऑफ गोनेड। तो ये किसके वजह से होता है, जो उनके गोनेड्स होते हैं वो उनका साइज़ बढ़ जाता है थोड़ा, इसलिए उनका पेट खाली रहता है। और जब स्पॉनिंग हो जाता है, मीन्स जब एग्स ले हो जाते हैं, तब वो ज़्यादा फीड करती है। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, और इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 प्रिंसिपल ऑफ फिश न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।